इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने 18 जनवरी 2026 की एक आध्यात्मिक शिक्षा का स्रोत है जी। और ये तारीख मतलब अपने आप में बहुत खास है। इसे ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि ऐसे मौक़ों पर होता है, स्रोत हमें बहुत गहराई में ले जाता है ना। मतलब व्यक्तिगत बदलाव से लेकर एक आदर्श संगठन बनाने तक की बात करता है। हाँ, और आज की चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो बहुत दिलचस्प है। क्या है वो? सवाल ये है कि एक व्यक्ति का जो आंतरिक बदलाव है, उसके अपने अंदर की दुनिया में जो क्रांति होती है, वो कैसे एक पूरे संगठन को सफल और शक्तिशाली बना सकती है। अच्छा। स्रोत इन दोनों सिरों को आप देखिए बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। मतलब इसमें रोजमर्रा के लिए व्यवहारिक सलाह भी है और एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक लक्ष्य भी। चलिए, तो फिर इसी जुड़ाव को समझते हैं। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, एक रूपक दिया गया है, कांटों से फूल बनने का। जी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे व्यवहार, हमारे असर की बात करता है। आपके हिसाब से इसमें सबसे बड़ा कांटा कौन सा बताया गया है, जो न सिर्फ हमें चुभता है बल्कि दूसरों को भी जख्मी करता है? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे तेज चुभने वाला कांटा है क्रोध। क्रोध? हाँ, ये एक ऐसा कांटा है जो दूसरों को तुरंत दुख का अनुभव कराता है। और दिलचस्प बात यह है कि क्रोध को अक्सर एक रिएक्शन माना जाता है, किसी बाहरी वजह का नतीजा। सही बात है। लेकिन यहाँ इसे एक आंतरिक कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा कांटा जिसे हमें खुद अपने अंदर से निकालना है। यही बात मुझे सबसे अहम लगी। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, जैसे कि गुस्सा बाहर से आया हो। जी। पर यह स्रोत तो कह रहा है कि कांटा हमारे अंदर ही है। बाहर की परिस्थितियां तो बस उसे छूकर हमें उसकी चुभन का एहसास कराती हैं। बिल्कुल। इस बदलाव की प्रक्रिया को स्रोत ने संगम युग के संदर्भ में समझाया है। ये क्या है? संगम युग को आप एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह समझिए। अच्छा। स्रोत में इसकी तुलना एक बहुत कुशल माली से की गई है। वो माली एक बहुत खास और नाजुक पौधे को पुरानी पथरीली कलयुगी दुनिया की मिट्टी से, जहां हर तरह के कीड़े और विकार हैं, जी, वहां से बहुत सावधानी से निकालता है, फिर उसे एक नए साफ सुथरे गमले में लगाता है जिसमें दिव्य गुणों की खाद है। तो ये पौधा अब उस पुरानी दुनिया के सीधे प्रभाव तो नहीं है, लेकिन अभी भी उसे विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह से खिल सके। बिल्कुल। वाह। तो ये संगम युग की अवस्था कुछ एक स्टार्टअप के इंक्यूबेशन पीरियड जैसी है। इंक्यूबेशन पीरियड जैसी है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब पुरानी बड़ी कंपनी यानी कलयुग के नियमों से तो बाहर है, लेकिन अभी पूरी तरह से बाजार में सतयुग में स्थापित भी नहीं हुए। हाँ। तो आपको एक संरक्षित माहौल और विशेष मार्गदर्शन की जरूरत होती है ताकि आप मजबूत बन सकें। ये उदाहरण चीजों को बहुत साफ कर देता है। बिल्कुल। ये एक विशेष देखभाल की अवस्था है और इसी अवस्था से जुड़ा एक और गहरा विचार स्रोत में है। क्या? शरीर छोड़ने की कला का। कहा गया है कि शरीर ऐसे छूटे जैसे मक्खन से बाल निकलता है। मक्खन से बाल? बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी दर्द या मोह के खिंचाव के। ये सुनने में तो परम शांति की अवस्था लगती है, लेकिन चलिए थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचते हैं। ये कहना कि मेरा शरीर से कोई लगाव नहीं है बहुत आसान है, पर इसे महसूस करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही बात है। हम तो अपनी त्वचा, अपनी चीजों, अपनी प्रॉपर्टी से इतने जुड़े हुए हैं। तो क्या स्रोत इस जमीनी हकीकत और इस आदर्श स्थिति के बीच के अंतर को पाटने के लिए कोई रास्ता बताता है? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत सिर्फ मंजिल नहीं दिखाता, रास्ता भी बताता है। अच्छा। और इसका जवाब 2 शब्दों में छिपा है, स्वदर्शन चक्रधारी और लाइट हाउस बनना। स्वदर्शन चक्रधारी? इसका मतलब है अपने ही आत्मस्वरूप के चिंतन में रहना, ये याद करना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, जिसका आदि, मध्य और अंत बहुत श्रेष्ठ था, है और होगा। जब चेतना इस पर टिकी रहती है तो शरीर से जो ममत्व का खिंचाव है वो अपने आप ढीला पड़ने लगता है। और लाइट हाउस? लाइट हाउस बनने का मतलब है कि जब आप खुद ज्ञान की रोशनी से भरपूर हो जाते हैं तो आप चुपचाप स्थिर रहकर भी दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, जैसे लाइट हाउस जहाजों को दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही एक योगी अपनी शांत और शक्तिशाली अवस्था से भटकती हुई आत्माओं को दिशा देता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह भी दी गई है। वो क्या है? बीती सो बीती।
बीती सो बीती। यानी अतीत की बातों को, पुरानी गलतियों को, अपमान को, उसे पकड़कर मत बैठो। मन के अंदर का कचरा साफ करते रहो। अच्छा। और एक बहुत सख्त चेतावनी भी है कि दूसरों को सिखाने से पहले खुद उन गुणों को जीवन में उतारो। स्रोत में साफ लिखा है कि बिना धारणा के ज्ञान देना एक तरह की ठगी है। ठगी? हाँ, मतलब आप वो चीज बेच रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। ये तो बहुत सीधी और सच्ची बात है। मतलब ज्ञान को अनुभव बनाना ही असली चीज है। जी। तो अगर मैं इसे समेटूं तो व्यक्तिगत स्तर पर काम बहुत गहरा है। जी। अपने क्रोध को पहचानना, खुद को एक विशेष देखभाल की अवस्था में समझना और अतीत को छोड़कर आत्मचिंतन से शरीर के लगाव को कम करना। सही। लेकिन एक व्यक्ति का फूल बनना एक बात है, पूरा बगीचा कैसे तैयार होगा? क्या स्रोत इस पर भी बात करता है कि ये व्यक्तिगत शक्ति सामूहिक शक्ति में कैसे बदलती है? हाँ, और चर्चा का दूसरा हिस्सा इसी पर केंद्रित है, क्योंकि असली परीक्षा और असली प्रभाव समूह में ही दिखाई देता है। अच्छा। व्यक्तिगत साधना नींव है, लेकिन इमारत तो संगठन के शक्ति से ही बनती है। स्रोत में एक रस और एक्टिक संगठन की बात की गई है। जी। मतलब एक ऐसा समूह जिसमें सबके मन, वचन और कर्म में एक लय हो, एक समानता हो। सच कहूं तो आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति की अपनी पहचान और अपनी राय है, ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है तो मुश्किल। स्रोत ने एक उदाहरण भी दिया है कि अगर ऊपर से आदेश आए कि 5 मिनट के लिए सभी को बीज रूप यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, तो हर एक व्यक्ति बिना एक दूसरे से बात किए, बिना कोई इशारा किए उस स्थिति में चला जाए। ये तो कमाल का अनुशासन है। ये अनुशासन से कहीं बढ़कर है। ये कोई मिलिट्री जैसा बाहरी अनुशासन नहीं है, ये आंतरिक स्थिति की एकता है। आंतरिक एकता। जी। और स्रोत बताता है कि इस एकता को जो धागा आपस में पिरो कर रखता है, वो कोई नियम या कानून नहीं, बल्कि फेथ है। फेथ यानी अटूट भरोसा। अटूट भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा, व्यवस्था पर भरोसा और सबसे बढ़कर हर एक के अंदर मौजूद अच्छाई पर भरोसा। इस भरोसे का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? मान लीजिए संगठन में किसी से कोई गलती हो गई, तब ये भरोसा कैसे काम करेगा? स्रोत इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाता है, समाने की शक्ति के जरिए। समाने की शक्ति? जब किसी की गलती दिखे तो भरोसे का मतलब है कि आप उस बात को फैलाएंगे नहीं। अच्छा। आप 4 लोगों से उसकी चर्चा करके उसे बड़ा नहीं बनाएंगे, आप उसे समा लेंगे। समा लेंगे यानी उस बात को अपने मन के अंदर ही शांत कर देंगे, जैसे समंदर हर नदी को अपने अंदर समा लेता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारी पूरी संस्कृति, हमारा कॉर्पोरेट कल्चर, वो हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करो। जी, स्पीक अप। हाँ, स्पीक अप। उन्हें उठाओ, उनसे लड़ो। लेकिन यहाँ परिवार या संगठन के अंदर एक बिल्कुल अलग नियम की बात हो रही है। सामना नहीं, समाना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा और मतलब गहरा फर्क है। स्रोत कहता है कि सामना करने की शक्ति बाहरी चुनौतियों के लिए है, माया के लिए है, विकारों के लिए है, लेकिन समाने की शक्ति अपने परिवार के लिए है। अपने साथियों के लिए? अपने साथियों के लिए। आप बाहरी दुश्मन से लड़ते हैं, अपने भाई से नहीं। और ये समाने की शक्ति आज के कॉल आउट कल्चर और मतलब तुरंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने के दौर में एक बिल्कुल विपरीत, एक क्रांतिकारी विचार है। सही बात है। ये आंतरिक शांति से समाधान खोजने की बात करता है, सार्वजनिक टकराव से नहीं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी उलझन में डाल रही है। अगर हम हर किसी की गलती को बस समाते रहेंगे तो फिर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इसका मतलब यह है कि हम लोगों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका ही नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाना का मतलब गलती को अनदेखा करना या उस पर पर्दा डालना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है गलती के प्रति अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को बदलना, अपनी रिएक्शन को बदलना। जी। आप उस बात को लेकर अपने मन में संकल्पों का तूफान नहीं खड़ा करते, आप गॉसिप नहीं करते, आप उस व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई गांठ नहीं बांधते। अच्छा। और स्रोत तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है दूसरे की गलती को अपनी गलती समझकर संभालो। अपनी गलती समझकर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये सोचना कि ये मेरे ही परिवार का हिस्सा है। आज इससे ये भूल हुई है, कल मुझसे भी हो सकती थी। हम सब एक ही सफर के यात्री हैं। जब ये भावना आती है तो आप सुधार भी करवाते हैं, लेकिन आपका तरीका एक्यूजेटरी यानी दोषारोपण वाला नहीं होता, बल्कि सहयोगी होता है। बिल्कुल।
सुधार तब भी होगा, लेकिन वो प्यार और अपनेपन के अधिकार से होगा, न कि शिकायत और गुस्से से। समझ गया। मतलब ऑफिस में किसी की गलती पर बॉस को सीसी में रख के रिप्लाई ऑल करने की जो आदत है वो छोड़नी पड़ेगी। उसे छोड़ना पड़ेगा। ये तो व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये उसी आदत पर सीधी चोट है। लक्ष्य है फरिश्तों जैसा व्यवहार करना। फरिश्तों जैसा। स्रोत कहता है, फरिश्ता वो है जो किसी की गलती के बारे में सुनकर उसे मन में भी जगह ना दे। जुबान से बोलना तो बहुत दूर की बात है। वाह। और जब संगठन इस स्तर की आंतरिक शुद्धता और एकता पर पहुंचता है, तब क्या होता है? तब सिद्धि यानी सफलता उसके सामने झुकती है। सफलता को खोजना नहीं पड़ता। वो ऐसी संगठित शक्ति के पीछे पीछे सेवक बनकर चलती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम देखें तो ये कमाल की यात्रा है जो एक व्यक्ति के मन के अंदर के क्रोध से शुरू होती है जी। और एक अजेय संगठन के निर्माण पर जाकर पूरी होती है। मुख्य बातें जो मुझे समझ में आई हैं, पहली, व्यक्तिगत स्तर पर हमारा लक्ष्य है अपने अंदर के सबसे बड़े कांटे क्रोध को निकालकर एक शांत और सुख देने वाला फूल बनना। सही। दूसरी, सामूहिक स्तर पर हमारा लक्ष्य है एक दूसरे की कमियों को उछालने के बजाय समाने की शक्ति का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और उससे के धागे को इतना मजबूत करना कि कोई भी गलती उसे तोड़ ना सके। एकदम सटीक। और तीसरी, इन दोनों का जो मिला जुला नतीजा है वो आदर्श स्थिति है, एक डबल लाइट फरिश्ता बनना। डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट यानी आत्मा भी हल्की और कर्मों के बोझ से शरीर भी हल्का। और इस अवस्था में रहकर बस अपनी उपस्थिति से ही दूसरों को शांति और शक्ति का अनुभव कराना। और इन सब बातों का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो स्रोत के एक शक्तिशाली वाक्य में है। वो क्या है? जो आज्ञाकारी हैं वही अधिकारी बनते हैं। आज्ञाकारी ही अधिकारी। हाँ, यहाँ आज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति की आज्ञा नहीं, बल्कि दिव्य सिद्धांतों और ऊंचे आदर्शों का पालन करना है। जो इन सिद्धांतों पर अनुशासन से चलता है वही पहले स्वयं पर अधिकार प्राप्त करता है और फिर परिस्थितियों पर भी। मतलब अनुशासन ही असली अधिकार की कुंजी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जी, स्रोत ने हमें समाने की शक्ति के बारे में इतनी गहराई से सोचने पर मजबूर किया है, तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयोग किया जाए? कैसा प्रयोग? क्या होगा अगर सिर्फ एक दिन के लिए हम इस शक्ति का अभ्यास करने की कोशिश करें? कल जब हमें अपने किसी सहकर्मी, दोस्त या परिवार के सदस्य की कोई गलती या कमी दिखाई दे, तो उसे फैलाने या मन में भी उस पर टिप्पणी करने के बजाय एक पल रुककर उसे अपने शुभ संकल्पों से, अपनी अच्छी भावनाओं से ढकने की कोशिश करें। शायद एक छोटा सा प्रयोग उस बड़ी संगठित शक्ति की ओर हमारा पहला कदम हो सकता है जिसके बारे में हमने आज बात की।